प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 10th के बच्चे और हम मिलेंगे आपको इस लेक्चर में अम्ल क्षार लवण के वीडियो जो थे अपने पार्ट लेक्चर 2 नंबर लेके। लेक्चर 1 में हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था और आज हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। और कुछ आज हम लोग केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे। चैप्टर में बहुत मजा आएगा आपको। वीडियो पसंद आता है होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा लेट है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना देख रहे हो कि आपको SST में इस पर ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। आपको बहुत हम जल्द ही चौथे चैप्टर में आकर लेकर चले आए हैं। आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर खत्म हो गया, साम्राज्यवाद और साम्यवाद भी खत्म हो गया आपका, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन भी खत्म हुआ और पार्ट 1 भी आ गया आपका भारत में राष्ट्रवाद का। तो कहीं ना कहीं आपके लिए काम हो रहा है साइड से भी। और मैथमेटिक्स में आपका बिल्कुल ज़बरदस्त 2 लेक्चर पड़े हुए हैं, एक बहुपद का रिवीजन बैच और ये आपका इक्वेशन का रिवीजन बैच, जिसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन बैंक को कवर किया गया है। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। हम पिछले लेक्चर में बच्चा जी ये भी पढ़ चुके थे कि जो अम्ल होते हैं इनको तनुकरण कैसे किया जाना चाहिए। अम्ल को तनु करने का सही तरीका क्या था कि हम पानी में एसिड को डालें या एसिड में पानी को डालें। तो हमने देखा था कि ये तरीका बहुत बेनिफिशियल था और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक था, क्योंकि इसमें जो उसमें छिपी हुई क्रिया होती है ना, दोनों में होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, नीचे होगा और इसमें ऊपर होगा। क्योंकि देखो जो जल होते हैं ना, इसका जो डेंसिटी होता है, अम्ल का डेंसिटी जो होता है जल की से ज़्यादा होता है। अगर जल में डालेंगे तो ये नीचे जाएगा, अगर पहले से ही एसिड होगा ऊपर, जल तो ऊपर आ जाएगा, तो रिएक्शन ऊपर ही होगा और इसके छींटे ऊपर आ सकते हैं और हमें हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। इसके लिए आज हम पढ़ेंगे बच्चा जी लेक्चर नंबर 2। हम बोले थे आपसे यहाँ से शुरू किया जाएगा। आप देख पाए थे मेरे लेक्चर को, तो यहाँ से बोला गया था लेक्चर नंबर 2 आएंगे। ये क्वेश्चन आपको कराया गया था और लेक्चर 2 यहाँ से बोला गया है, तो बिल्कुल वहीं से हम शुरू करेंगे। हमने कहा कि बच्चा जी जो कार्बोनिक एसिड जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, यानी इनऑर्गेनिक है, यानी अकार्बनिक अम्ल है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अकार्बनिक अम्ल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, यानी दुर्बल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में। आज का टॉपिक होगा अपना क्षारक के बारे में हम पढ़ेंगे। डिपेंडिंग और स्ट्रेंथ के आधार पर प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक और सांद्र और तनु तो आप बिल्कुल समझते ही हैं, जिसमें देखो रिलेटिव वर्ड है। दोनों सांद्र और तनु क्या है, रिलेटिव वर्ड है। मान लो कि 2 बीकर हैं, आपको कैसे समझाया गया था थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्षार के बारे में भी और अम्ल के बारे में, सेम तनु अम्ल में वही चलेगा। 2 बीकर हैं और दोनों में मान लो कि यहाँ पर पानी है 100 ml, यहाँ भी पानी कितना है 100 ml। इसमें अपने बेस कितना डाला है, मान लो इसमें डाला अपने 20 ml बेस डाला है, इसमें अपने डाला है 5 ml बेस। तो देखो दोनों में जल तो सेम है, लेकिन इसमें बेस कितना है 20, इसमें कितना है 5 ml। तो इसमें बेस ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा कंसनट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा डाइल्यूट। बस इतना ही है, दोनों रिलेटिव वर्ड है, 2 साथ में आएंगे। तो आप यहाँ से टॉपिक दोनों नोट कर लिए। पहले ये नोट हो गया आपका, ये भी नोट हो गया। ये अपना हेडिंग नोट कीजिए आज के हम जो पढ़ने जा रहे हैं। चलो यहाँ पर नोट करेंगे आप प्रबल क्षारक के बारे में, प्रबल भस्म के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेसिस वे क्षारक होते हैं जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं और विलयन में बड़ी मात्रा में OH- देते हैं। OH- देंगे, लेकिन जलीय विलयन में देंगे तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक क्षार है, स्ट्रॉन्ग क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों, क्योंकि इनका 100% क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। ये जल में घुलकर 100% घुल जाते हैं और 100% आयन देते हैं, 100%। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो दूसरा टाइप इसका क्या है, दुर्बल क्षारक के बारे में। तो दुर्बल क्षारक में क्या है अपना बच्चे जी, वे क्षारक हैं जो जल में घुलने पर आंशिक रूप से आयन का विघटित हैं, आंशिक रूप से टूटते हैं। पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन इनका नहीं होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन या कंप्लीट आयनीकरण इनका नहीं होता है, आंशिक रूप से आयनीकरण होता है। इनके आयन थोड़े थोड़े टूटेंगे, इसीलिए दुर्बल क्षार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आंशिक रूप से टूटते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बात पूछा जा रहा है आपसे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक वीक एसिड जो होता है जो डाइल्यूट है, दोनों में क्या और स्ट्रॉन्ग एसिड इज जो दुर्बल अम्ल होता है वो क्या होता है, सांद्र होता है। और जो दुर्बल क्षार होता है, अम्ल होता है, क्या वो तनु होता है। ये क्या बात सही है कि जितने सांद्र होंगे वो प्रबल अम्ल होंगे और जो तनु अम्ल होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो
तो हम कह रहे हैं कि एक अम्ल की प्रबल सांद्रता किया जाता है जबकि एक दुर्बल अम्ल को तनुकृत किया जाता है। क्या यह सच है? फॉल्स हुआ। नहीं, हम तनु अम्ल से कोई लेना देना नहीं, वो तो भाई जल की मात्रा पर निर्भर करता है कि किसमें कितने अम्ल हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, प्रबल अम्ल में जैसे कि हम कंसंट्रेशन HCl लेंगे या डाइल्यूट HCl लेंगे, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? आप तनु अम्ल लो या सांद्र अम्ल लो, अगर दोनों HCl है तो वो प्रबल अम्ल ही होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही कहलाएगा। लेकिन अगर दुर्बल अम्ल लो, चाहे आपने कितना तनु कर दिया, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन है या कितना भी डाइल्यूट है, वे वीक एसिड ही कहलाएंगे बच्चा जी। वे वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल ही कहलाएंगे। अपना हेडिंग शुरू होगा अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। पिछले साल भी लेक्चर में पढ़ाया गया था, पिछले साल के नोट्स मेरे पास पड़े हैं। हमने पिछले साल क्या पढ़ा था कि जो धातु जो होते हैं अम्ल से अभिक्रिया करके धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस बार भी वही चीज़ है, थोड़ा टीचर बदले हैं, उनके अलग नोट्स हैं, बिल्कुल सेम चलेगा। यहाँ भी वही बात बता रहे हैं कि जब धातु उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु जैसे होते हैं उनसे अभिक्रिया करके H2 गैस बनाती है और पॉपअप साउंड के साथ इसमें वो जो जलती है हाइड्रोजन गैस, और तथा धात्विक लवण भी इसमें बनते हैं, सेम है। और ये रिएक्शन आपको नोट कर लेना है। हमको जहाँ लगता है बच्चा जी कि नोट्स को रिवाइज कर देने के लिए उसको हम जरूर करते हैं। अब रिएक्शन विद बेस के साथ अगर क्षार से अभिक्रिया करें तो क्या होगा? यह एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है जिसमें एक अम्ल क्षार आपस में जब अम्ल जो क्षार से रिएक्शन करेगा तो ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। हो गया। हमने क्या पढ़ा कि एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया साथ करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। और जैसे देखें कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है, और HCl क्या? अम्ल है। अम्ल क्षार आपस में मिलकर क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है, सॉल्ट है, प्लस जल, लवण और जल बनता है। इस पर कुछ हम बात एनालाइज करें। जिस सोडियम क्लोराइड था मेरे पास, तो सोडियम का कैटायन Na होता है, और क्लोराइड क्या होता है? एनायन होता है। कहने का मतलब जो उसका कैटायन वाला भाग होगा ना वो क्या होगा? बेस होगा, और जो उसका क्लोरीन वाला भाग जो होता है एनायन होता है वो एसिड होता है। तभी तो यहाँ पर ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। क्या समझा आपने? इसमें से सोडियम आया, इसमें से क्लोरीन आया, इसमें सोडियम आया, इसमें से क्लोरीन आया, तो ये वाला जो होता है ये एसिड होता है, और ये क्या होता है? बेस होता है। कितना सिंपल आपको एनालाइज करा दिया मैंने। हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और जल बनाती हैं, और बुदबुदाहट के साथ इसमें से CO2 गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है। CO2 गैस निकलता है। कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि मेरे सबको मेटल है, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, और ये हो गया मेरे पास अम्ल। रिएक्शन करके क्या बनाया? लवण बनाया, जल बनाया, और इसमें CO2 गैस निकला। यहाँ पे देखो CO2, थोड़ा अच्छा से दिखा दूँ बच्चों को। देखो यहाँ पर CO2 गैस जो है इवॉल्व हो रही है। अगला रिएक्शन देख सकते हैं आप, जैसे सोडियम हाइड्रोजन, इसके कारण में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे बोलते हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाया और जल बनाया, CO2 गैस इसमें से भी इवॉल्व हो गया। नोट हो गया बच्चा जी? आपने नोट कर लिया। ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, बिल्कुल रटना नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ लेना है, रिएक्शन पर ध्यान देना है, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चिपक जाएगा। क्योंकि हम बहुत आसान से चल रहे हैं, बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें से कुछ अब की पॉइंट है जो याद रख सकते हैं। जैसे धातु कार्बोनेट और जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। यदि रिएक्शन में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होगा तो हमेशा प्रोडक्ट में CO2 गैस हमेशा के लिए निकलेगा। कभी भी रिएक्शन में इसको ला के रख दो, ये प्रोडक्ट में हमेशा के लिए CO2 तो बनना तय है। ये इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। अभी तो आपको बताया था बेकिंग सोडा किसे बोल रहे थे हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रॉपर्टी है अम्ल का धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, यानी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। धात्विक, चलो यहाँ पर अगर धातु जो होते हैं अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। यहाँ पर यहाँ CO2 गैस नहीं निकलेगा। CO2 कब निकलेगा? जब कार्बोनेट होगा, तब जब मेटल कार्बोनेट होंगे तभी CO2 निकलेगा। कुछ रिएक्शन देख लो, Cu कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिकम क्या बना है? कॉपर क्लोराइड, और यहाँ भी ये कॉपर क्लोराइड क्या है? लवण है, और ये क्या है? जल है। ये सॉल्ट है, ये क्या है? वाटर है। इसको याद रख सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है? ब्लैक होता है। कॉपर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ब्लू ग्रीन होता है।
ठीक है, कलर आप याद रख सकते हैं पेपर में डायरेक्टली MCQ के फॉर्म में आ जाते हैं। ये जितना आपने रिएक्शन ऊपर देखा, ये सारा का सारा रिएक्शन क्या था, उदासीन अभिक्रिया था, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। इस प्रकार से साबित होता है कि धातु के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। बहुत बार पूछा गया है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में, क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। याद रख सकते हो, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कोई समस्या बच्चा जी? नो सर। चलो क्लियर। चलो, मुझे जहाँ जहाँ जरूरत लगा है मैं पिछले साल की भी नोट से टॉपिक कराया हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी है बेस। अब हम क्षार का बेस प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। रिएक्शन विद एसिड, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। बिल्कुल साथ है, बात साफ है। अब अगला प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल्स, धातु से अभिक्रिया करके क्षार क्या बनाएगा, तो मेटल और क्षार यानी धातु जो होते हैं क्षार से अभिक्रिया करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक रिएक्शन देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn इसको अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना देगा और सोडियम इसको ये बनेगा ZnH2 और इसमें से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट। रिएक्शन विद नॉन मेटल, अगर अधातु जो होते हैं अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर, जब क्षार जो होता है, हम ये किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्षार की। किसकी प्रॉपर्टी है, क्षार की। देखो यहाँ पर मेरे क्षार में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। धातु के साथ से अभिक्रिया कर क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या जल निकला। यानी अधातु ऑक्साइड जो होते हैं क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं बिल्कुल, और रटना नहीं है आपको, पढ़ते पढ़ते रिवीजन खूब कीजिएगा, मस्त मजा आएगा। चलो, अब हम कहते हैं कि जल में घुलनशील भस्म जो होते हैं, अरेनियस के अनुसार जल में, देखो अरेनियस वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला था, क्षार में जो क्षार होते हैं जो जल में घुलकर अगर जलीय विलयन में वही चाह देंगे, वो क्षार कहलाते हैं। ठीक, वही प्रदान करते हैं, वो एल्किली क्षार कहलाते हैं। तो जो क्षार जल में घुल जाएगा उसी को हम क्षार बोलेंगे। जो भस्म जल में घुल जाएगा उससे हम क्षार बोलेंगे। तो जल में घुलनशील भस्म जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। कोई दिक्कत? क्षारक और क्षार में डिफरेंस होता है। क्षारक को इंग्लिश में बेसिस बोलते हैं और क्षार को इंग्लिश में एल्किली बोलते हैं, अल्किली। ठीक है, एल्किली। चलो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। जल में विलेय भस्म जो होते हैं एल्किली कहलाते हैं। सभी क्षार भस्म है लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं। जो जल में घुल जाएगा क्षार वही भस्म कहलाएगा। सारे भस्म क्षार नहीं है, लेकिन जो भस्म पानी में घुल गया वो क्षार कहलाएगा। इसका मतलब सारे जो क्षार होते हैं वो भस्म है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर। और धातु ऑक्साइड प्रकृति में केवल अम्लीय होते हैं। गजब का बात है, लेकिन ये हमेशा के लिए पूछा गया तो गलत बात है। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, लेकिन क्या हमेशा के लिए होते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं? देखो, जैसे कि अम्लीय तो होंगे, ये बात सही है, हमेशा नहीं, क्योंकि कभी कभी उसमें से हाइड्रोजन जल निकलेगा, कभी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, कभी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ये तो भाई न्यूट्रल होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूट्रल। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकते, अम्लीय होते हैं, साथ साथ में उदासीन भी हो सकते हैं। हमेशा के लिए मत बोलना। लेकिन कोई पूछेगा कि क्या अधात्विक ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, अफसोस, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। लेकिन हमेशा के लिए कोई पूछेगा ऑलवेज? नो भाई, हमेशा के लिए हम नहीं बोल सकते हैं। एक क्रियाकलाप 2.8 हम देखते हैं क्या है इसमें बच्चों के लिए। चलो, यहाँ पर क्रियाकलाप 2.8 हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपके लिए है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। चलो, बोला गया है कि ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यदि विलयन लीजिए, ठीक है, एक कर्क में 2 कीले लगाकर कर्क को 100 ml बीकर में रख दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे बोलते हैं वैसे करते चल रहे हैं। हाँ सर, मान लेते हैं इनकी बात। चित्रानुसार बोलते हैं कि 6 वोल्ट बैटरी से इनको जोड़ दे। चलो, हमने इसमें 2 कीले लिया, दोनों को तार से जोड़ दिया, कि इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है सर, इन्होंने बोला था 6 वोल्ट, बल्ब स्विच भी लगा दिया। अब कहते इसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर भी धारा प्रभावित करेंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे। इसी प्रकार दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराएंगे। यही रिएक्शन सब के साथ ग्लूकोज सब डालेंगे। कभी इसमें ग्लूकोज का पानी डालेंगे, ग्लूकोज घोल कर डालेंगे, कभी सल्फ्यूरिक अम्ल, कभी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बार बार हम स्विच दबा के देखेंगे कि बल्ब कब जल रही है।
तो क्या सारे केसेस में बल्ब जलेगा? नहीं। जिसमें कोई आयन होगा तभी तो बल्ब जलेगा, यानी अम्ल हो या क्षार हो, जो आयन देगा, जो आयन रिलीज करेगा, तभी हम क्षार बन सकता है, सॉरी बल्ब आपको जलेगा, अन्यथा नहीं जलेंगे। कहने का मतलब जब सारे चीज़ें पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जिसमें फ्री ऑफ आयन होंगे। अच्छा, मैं ये कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं किसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, किसके सॉल्यूशन में बिलियन में बिजली प्रवाहित होगी। तो भाई देखो, हम इनके केस ले लेते हैं स्टील वाला। इस स्टील में क्या होता है, ये जल में टूटकर दो आयन बनते हैं। तो भाई यहाँ पर बल्ब जलेगा, बल्ब फ्लो करेगा, यानी बल्ब ग्लो करेगी, बल्ब ग्लो होगा, बल्ब में चमक आएगा, बल्ब जलेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर भाई बल्ब ग्लो करेगी, जलेगा। केस 3 में लेते हैं ग्लूकोज। यह जल में आयनीकृत नहीं होता है, ये जल में डिस्टिलेशन इसका नहीं होता है, इसका जल में आयनीकरण आयोनाइजेशन इसका नहीं होता है। तो भाई जिसमें आयन नहीं होंगे, फ्री ऑफ आयन नहीं होंगे, तो वही बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें बल्ब नहीं जलेगी, आपका यहाँ भी नहीं जलेगा। तो हम ये सीख रहे हैं कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर उदासीन अभिक्रिया अभिक्रिया क्या, बार बार कई बार क्वेश्चन हो चुका है मिला जुला के, आपको चैप्टर 1 में भी कराएगा, 2 में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, IMP लेता हूँ इंपॉर्टेंट से, पेपर में आपको मिल ही जाएगा। आपको बहुत सारे एग्जाम देने अभी आपके मंथली हो रहा है, इसके में बहुत सारे पेपर देख के आएंगे। तो जो उदासीन अभिकरण हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इसकी यूज क्या है। तो देखो, क्षार और अम्ल मिलाकर लवण और जल बनाता है। उदासीन अभिकरण क्या है, एक प्रकार की उसमें छिपी अभिक्रिया होती है। इसका यूज क्या होता है, तो देखो कोई चीज़ को न्यूट्रल करना है। अच्छा, आपका मुँह में मान लो कि आपका pH मान बढ़ गया, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, तो इसको उदासीन करेंगे तभी आपका दांत सही होगा। नहीं तो दांत हमारा खराब कब होता है, जब मुँह में अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है, मुंह का pH मान अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, तो हमारा दांत भी खराब होने लगता है। तो उसको भी उदासीन करने के लिए हम कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, क्षारीय कोलगेट का। ठीक, पेट में कभी कभी गैस बन जाता है, तो हम लोग उसको दूर करने के लिए हम एंटी एसिड दवा टेबलेट खाते हैं ताकि गैस हट जाए। मिट्टी में कभी कभी अपने खराब होता है तो भी यहाँ भी हम चूना डालते हैं ताकि उसका भी उदासीनीकरण हो जाए। तो उदासीन अभिक्रिया के बहुत सारे यूज हैं, तो हमने यहाँ तक कवर किया। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। छोटा सा वीडियो लेकर आया था, बच्चों का सवाल था कि बहुत दिन से लेक्चर्स केमिस्ट्री के नहीं आ रहे हैं, तो हम आपके लिए इतना क्वेश्चन लाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत आखिरी में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। आज हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब बस ज़्यादा कुछ नहीं बच गया है। कभी अपने बुक आप रीड करने जाओगे, आज बच्चे जी आपको बायोलॉजी का भी लेक्चर मिलेगा, तो थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। देखो, हमने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पढ़ लिया। अब खाली pH स्केल पर pH मान पढ़ लेना है, और उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, अब हम इसके बाद pH मान पढ़ेंगे इनका, और बस इससे छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं, इनको यूज करके चैप्टर हो सकता है कि अगले लेक्चर हम फिनिश भी कर दें इसको। और फिनिश मुझे करना भी चाहिए, अगला लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो चलेगा, हम फिनिश कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, स्वागतम आपका। और जो भी आपका कभी सुझाव होगा, डाउट होगा, तो बिल्कुल आप कमेंट कर लीजिएगा। आपका फ़र्ज़ बनता है कमेंट करना। आप जितना अच्छा सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, ये मेरा ड्यूटी है। धन्यवाद।